हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आपके 4 प्रैक्टिस सेट जो थे इससे पहले वो हो चुके थे। ये हमारा 5th है प्रैक्टिस सेट जो है। इससे पिछले वाले में हमने 20 क्वेश्चंस करे थे, इस वाले में भी 20 क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक डाउट है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का, उसको हम सबसे लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, तो ये यूजफुल किसके लिए होने वाला है? पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, पीआरटी के लिए, स्पेशल एजुकेशन के लिए। जो क्वेश्चंस है वो किस पे बेस है? जो 2024 में आपके एग्जाम्स हुए थे, हमने जो वीडियोस वगैरह कराई थी उनमें से जो हमें ठीक ठाक अच्छे क्वेश्चंस लगे थे हमने वो सब इसमें डाले हुए। अगर आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी है तो आप सीधा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। डीएसएसबी बेस्ट पीवाई यूज करके आपको नीचे एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से क्वेश्चंस को डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। और अगर आपको वो नहीं करना तो आपको पीपीटी मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल की स्टोन क्लासेस वाले पे, आप पहले उसको सोल्व करके फिर आप वीडियोस को देख सकते हो। अगर आप बेसिक से मतलब कि आपको करनी है वीडियो तो आप कर सकते हो। रिकमेंडेड ये है, अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक चल रही है, एवरेज से थोड़ी ऊपर है, तो आप पीपीटी को ही डाउनलोड करके वहां से क्वेश्चन सोल्व करो। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाता है उस क्वेश्चन के लिए आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? 3 cars travels at a traveled distance in the ratio of 2:4:7. If the ratio of time of travel is 3:4:1, टाइम ट्रेवल का जो टाइम है वो 3:4:1 के रेशो में है और डिस्टेंस जो है वो 2:4:7 के रेशो में। तीन ही चीजें टीएसडी में होती हैं। क्या क्या होती हैं जी? हमें डिस्टेंस दिया हुआ है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। ठीक है, तीन ही चीजें होती है, एक तो डिस्टेंस होता है, एक स्पीड होती है, एक टाइम होता है। अब दो चीजों के तो रेशो इसने मुझे दे दिए, दो चीजों के रेशो दे दिए, एक चीज का बच गया होगा, जाहिर सी बात है स्पीड का बचा होगा। भाई टाइम भी दे दिया है मेरे को, डिस्टेंस भी दे दिया है, मेरे से क्या पूछ सकता है? मेरे से गति पूछ सकता है। तीन ही चीजें होती हैं। अब अगर मेरे को स्पीड निकालनी है तो स्पीड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम करना पड़ेगा। बस रेशो को उठा के नीचे रख दो। भाई डिस्टेंस का रेशो कितना है? 2:4:7। टाइम कितना लग रहा है? 2 वाले में 3/3, 4 वाले में कितना टाइम लग रहा है? 4/4, 7 वाले में कितना टाइम लग रहा है? 1। ये हमारा स्पीड का रेशो आ जाएगा। हाँ, तो नीचे कैल्शियम ले लेंगे, नीचे कैल्शियम 12 आएगा, सब में 12 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपको रेशो तो इक्वेट करना आता ही होगा ना। नीचे वालों का एलसीएम लेते हैं, नीचे वालों का एलसीएम के ऊपर मल्टीप्लाई करते हुए चले जाते हैं। 12 इंटू 12 इंटू 12, तो ये 3 से जाएगा 4 बार, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 4 से जाएगा 3 बार तो 4 × 12 हो जाएगा। और 1 से कुछ भी नहीं जाएगा तो 12 सत्ते, या फिर और कट जाएगा ना अभी, तो ये अभी और कट जाएगा। 4 से इसको काट देंगे, 4 से इसको काट देंगे, 4 से इसको काट देंगे, तो ये 4 × 12 हो जाएगा। तो इसको हटा देते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा रेशो में। यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे 7×21 बचेगा। यानी कि 2:3:21 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमें किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 में हमें राइट आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। हेलो, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लिया होगा। एक बार मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज एक्चुअल स्पीड, यानी कि अपनी एक्चुअल स्पीड का 3/4 चलता है। जब भी इस तरीके की स्टेटमेंट हो कि 3/4 चल रहा है या फिर 3/4 खा रहा है या 3/4 पी रहा है, तो जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो एक्चुअल होगी और ये जो ऊपर वाली होगी वो इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू होगी। ये बात याद रखनी है। फिर आगे क्या कह रहा है? ए मैन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन 4 hours मोर देन द टाइम ही टेक्स टू कवर द डिस्टेंस एट इज यूजुअल स्पीड। अब जब उसने स्पीड को कम कर दिया तो क्या हुआ? तो अगर वो x टाइम ले रहा था तो वो अब जो है वो x+4 टाइम लेने लगा। एक्चुअल स्पीड उसकी 3/4 थी, यानी कि 4 थी, और अब वाली जो स्पीड है न्यू वाली जो है वो 3 है। ठीक है, यहां तक इस स्टेटमेंट से हमको ये चीज जो है वो क्लियर हो जाती है। अगर उसने पूछा था टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंस विद हिज यूजुअल स्पीड, मतलब अगर वो यूजुअल स्पीड से चलता तो उसको
डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगता है, हमसे ये जो चीज है वो पूछी हुई है। तो इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे हम, एक सेकंड दो, एक सेकंड। हाँ हाँ जी, तो मैंने बोला कि भाई जब क्या कर रहा है वो, रेशो, अगर रेशियो ऑफ स्पीड मेरे को दिया हुआ है, रेशियो ऑफ स्पीड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई, 4 थी एक्चुअल और 3 हो गई कट के। मैंने बोला अगर मैं टाइम की बात करूं, टाइम की बात करूं तो टाइम का रेशो स्पीड का रेशो का उल्टा होता है, अगर डिस्टेंस सेम हो तो। याद रखना मेरी स्टेटमेंट, डिस्टेंस अगर सेम हो तभी ऐसा होता है, अगर डिस्टेंस अलग है तो टाइम का रेशो भी चेंज हो जाएगा। डिस्टेंस अगर सेम हो, क्योंकि इस केस में डिस्टेंस सेम है, तो मैं बोल सकता हूं कि टाइम जो है वो 3/4 लगेगा। ठीक है, मैंने बोला 3/4 लगेगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां से हमारे हिसाब से जो एक का अंतर है वो इसके हिसाब से 4 घंटे का अंतर है, 4 घंटे का अंतर है। मैंने बोला एक की वैल्यू अगर 4 है तो भाई मैं बोल सकता हूं कि इस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 आवर्स, और इस 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैसे पूछी नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूं, 16 आवर्स। मेरे से क्या पूछा, मेरे से एक्चुअल टाइम पूछा है कि एक्चुअल टाइम कितना लगेगा, बस 12 आवर्स लगेगा। क्वेश्चन देखने में काफी बड़ा है, अगर आपको स्टेटमेंट्स ठीक से पढ़नी आती हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ज्यादा कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, ए पर्सन कवर्स द डिफरेंट डिस्टेंस बाय ट्रेन, किससे, ट्रेन से, बाय बस, बस से, और बाय कार। 3 अलग अलग मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट से अपना ट्रेवल कंप्लीट करता है, एक बार ट्रेन से, एक बार बस से, एक बार कार से, यानी कि तीनों बार डिस्टेंस जो है डिफरेंट भी है। ठीक है, जैसे पिछले वाले में क्या बोल रहा था मैंने, अगर डिस्टेंस सेम हो तब टाइम का रेशो उल्टा होता है, इस वाले केस में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिस्टेंस है। फिर बोला उसने एट द रेशियो ऑफ 5:3:2, डिस्टेंस का रेशियो जो है वो 5:3:2 में है। द रेशियो ऑफ द फेयर इज 1:3:4 पर किलोमीटर। मेरे को यहाँ पे डिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ है, मेरे को यहाँ पे फेयर का रेशियो दिया हुआ है। फिर उसने बोला द टोटल एक्सपेंडिचर एज ए फेयर इज ₹770। मैंने बोला कि अगर वो ट्रेन से चलता है जी 5, फिर जी वो बस से चलता है जी 3, फिर वो जी कार से चलता है 2, पर किलोमीटर पे यहाँ पे 1 लग रहा है, यहाँ पे 3 लग रहा है, यहाँ पे 4 लग रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ 5 चलने में 5 खर्च कर देगा। टोटल एक्सपेंस की बात करूं तो मैं 5 चलने में 5 खर्च कर देगा, यहाँ पे 3 चलने में 9 खर्च कर देगा, यहाँ पे 2 चलने में 4 दूनी 8 खर्च कर देगा। अगर मैं तीनों को जोड़ लेता हूं तो मैंने बोलूंगा कि 9 और 8 17 और 5 23 जो है वो खर्च करेगा एक्चुअल में हमारे रेशो के हिसाब से। लेकिन इसने क्या बोला, इसने तो 770 बोला है, यानी कि 23 की वैल्यू जो है वो 770 है। तो यहां से मैं 1 की वैल्यू बोल सकता हूँ कितनी होगी, 5 या 15 कुछ कटेगा, 23 आएगा, सॉरी 22 आएगा, 22 आएगा, 22 आएगा, तो 11 सत्ते 77 और 50 यानी कि 35। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी जी 35। अगर एक की वैल्यू 35 हो जाती है तो मेरे से पूछा गया है, मेरे से पूछा है ट्रेन पर उचित कुल व्यय बताओ। ट्रेन पर उचित कुल व्यय, टोटल एक्सपेंस जो है वो 5 है हमारे हिसाब से, तो 5 की वैल्यू, एक की वैल्यू क्योंकि 35 है तो 5 × 35 यानी कि 175 रुपीज जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे क्या कह रहा है, द विड्थ ऑफ ए पाथ अराउंड द स्क्वायर फील्ड इज 2.5 मीटर्स। अब पाथ है अराउंड स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, स्क्वायर फील्ड के अराउंड है, स्क्वायर फील्ड के अंदर नहीं है, बाहर की ओर है स्क्वायर फील्ड। मैंने तो ये आयत बना दिया, एक सेकेंड, यहाँ ऐसे बना लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, ये जी हमारा हो गया स्क्वायर, इसके अराउंड जो है वो फील्ड है 2.5 मीटर का। अभी मुझे स्क्वायर की इसने साइड बोली नहीं है, पहली स्टेटमेंट को देखते ही मैंने सबसे पहले अपने दिमाग में इमेजिन करना स्टार्ट करा फील्ड होगा कैसा। ये मेरे दिमाग की इमेजिनेशन है, मेरे को पेपर पे बनाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है वो 2.5 मीटर है। फिर इसने मेरे को क्या बोला, इट्स एरिया इज 115 मीटर स्क्वायर। अब इसका एरिया जो है, इस वाले पार्ट का जो एरिया है उसने मेरे को बोल दिया कि 115 मीटर स्क्वायर है। मैंने बोला इस वाले का एरिया मैं कैसे निकालूंगा, इस वाले का एरिया अगर, क्योंकि आगे तो मुझे कुछ नहीं दिया, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग ऑफ द फील्ड एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर के हिसाब से इसने मेरे से पैसे पूछ लिए।
आगे मेरे को स्टेटमेंट में कुछ नहीं है, मैंने बोला इसका एरिया ये जो है इसको कैसे निकाल सकता हूं, मैं बोलूंगा अगर मैं इसको x मान लूं, अगर मैं इसको x मान लूं तो ये जो पूरी साइड है, ये जो पूरी साइड है ये x प्लस में 5 हो जाएगी क्योंकि 2.5 इधर है और 2.5 इधर है, यानी कि पूरी साइड जो है वो x प्लस में 5 हो गई। तो ये बाहर वाला भी तो स्क्वायर ही होगा अपने आप में, अपने आप में बाहर वाला भी तो स्क्वायर होगा। तो मैं बाहर वाले स्क्वायर से आउटर स्क्वायर के एरिया से माइनस कर दूं इनर स्क्वायर का एरिया, यानी कि अंदर वाले स्क्वायर का एरिया, तो क्या वो इसके बराबर नहीं आ जाएगा भाई, यही तो बचेगा फिर। भाई बाहर वाले में से अंदर वाला मैंने घटा दिया, अंदर वाले को थोड़ा सा अलग कलर ले लेते हैं, डिजाइन बनाने का मन कर रहा है, ये लो जी। बाहर वाले में से हमने अंदर वाला घटा दिया तो हमारा यही आ जाएगा। अगर ये आ जाएगा तो मैं आउटर एरिया की अगर बात करूं तो ये कितना हो जाएगा x प्लस में 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का एरिया कितना होता है साइड स्क्वायर। तो ये x प्लस में 5 का होल स्क्वायर माइनस में x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 115 मीटर स्क्वायर की। अगर मैं इसको खोलता हूं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 5 10x प्लस में कितना हो जाएगा 25 माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 115 मीटर स्क्वायर के, या मीटर स्क्वायर लिखना छोड़ दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट कर देते हैं, 25 उधर लेके चले जाएंगे तो 10x इज इक्वल टू 90 के, तो x इज इक्वल टू 9 के। अगर x इज इक्वल टू 9 के है तो मेरे से क्या पूछ रहा है, मेरे से फेंसिंग की कॉस्ट पूछ रहा है। x की वैल्यू तो 9 आ गई, लेकिन फेंसिंग तो हमें बाहर उस पे पाथ के बाहर लगानी पड़ेगी ना, तो यानी कि इसकी साइड कितनी हो जाएगी 9 प्लस में 5 यानी कि 14। और जो फेंसिंग लगती है वो किस पे लगती है पेरीमीटर पे। तो पेरीमीटर की अगर मैं बात करूं, तो पेरीमीटर कितना होगा 4 इंटू साइड, और साइड कितनी है 14, 9 और 5 14, 4 इंटू 14 यानी कि कितना हो गया 14 चौका 56। फेंसिंग, एक सेकंड, फेंसिंग का लगा रहा है 100 रुपये प्रति इधर से खेत की बाड़ लगाने की लागत। नहीं 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 नहीं, बाहर नहीं लगा रहा, ये बाड़ तो अंदर ही लगा रहा है ना, खेत पे लगा रहा है, बाउंड्री के बाहर नहीं लगा रहा, सॉरी। बाड़ जो लगा रहा है वो अंदर वाले पार्ट में ही लगा रहा है, ना कि इस यहाँ पे लगा रहा है बाड़, खेत पे लगा रहा है ना, मुझे लगा पाथ के बाहर लगाएगा, पाथ के बाहर नहीं बोला इसने। तो फिर तो आसान हो गया, तो पेरीमीटर हो जाएगा 9 इंटू 4 9 चौक 36, और पर मीटर स्क्वायर का कितनी लागत है 100 रुपीज, यानी कि 36 मल्टीप्लाई में 100 यानी कि 3600 इज अवर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा 3600। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ज्यादा टफ क्वेश्चन था नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कंपाउंड रेशो का क्वेश्चन है, मिश्रित अनुपात का। ये मैंने शायद और किसी पेपर में देखा नहीं है, एक ही बार इसमें भी देखा है, इसमें भी सिर्फ एक ही बार देखा कंपाउंड रेशियो पे कोई क्वेश्चन बना हो या बनाया हो, मतलब होता तो है ही पर बनाते नहीं है, आता नहीं है। कंपाउंड रेशियो कुछ नहीं होता, जैसे कि अगर हमारे पास 3 अनुपात दिए हुए हैं, जैसे कि ए बी, बी सी और सॉरी ए बी बी सी नहीं, सी डी आएगा, ए बी सी डी और ई एफ। तो हमारा जो कंपाउंड रेशो वो कुछ नहीं होता, कंपाउंड रेशो होता है ए मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई ई, रेशो में बी मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई एफ। इस केस में ए हमारा ये हो जाएगा, बी हमारा ये हो जाएगा, सी हमारा ये हो जाएगा, डी हमारा ये हो जाएगा, ई हमारा ये हो जाएगा, एफ हमारा ये हो जाएगा। बस वैल्यू उठा के रखनी है, ए सी और ई की मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 15 25 और 35 की। फिर रेशो लेना है किससे 20 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 40 से। तो 5 से काट देते हैं, 5 अट्ठे 40, 5 छीं 30 और 5 चौक 20, 5 से काट देते हैं, 5 सत्ते 35, 55 25 और 5 दिया 15। और किसी से कटेगा, कटेगा जी बिल्कुल, 3 दूनी 6 कट जाएगा, और कुछ नहीं कट रहा, यानी कि 7 पंजे 35 अनुपात में 4 दूनी 8 और 8 64। कुछ गड़बड़ आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ आ रहा है। 3 5 7 5 छीं 30
4 6 8, ठीक है। देखो अब इसमें कुछ तो गड़बड़ है। अब मैं बताता हूँ इसमें क्या गड़बड़ है। चक्कर क्या है, ये 7 पंजे 35 हो गया, और ये हो गया 8 8 64, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 8 8 64 हो गया। लेकिन ऑप्शन में हमारा नहीं है, ऑप्शन में हमारा 35 वाले जो ऑप्शन है उसके साथ 96 है। मैंने बोला अगर मैं इसको 3 गुना कर दूं, 105 बना दूं, और इसको भी मैं 3 गुना कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 6 तिया 18, यानी कि 192, यानी कि 10592 जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वैसे कंपाउंड रेशो या रेशो के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल मतलब अगर आप किसी चीज को रेशो में लिख रहे हो तो ये आपस में कोप्राइम होने चाहिए, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन वाला है, क्योंकि ये आपस में कोप्राइम नहीं है, यहाँ पे फैक्टर है 3 का। 3 से ये भी कट रहा है, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, और 3 से ये भी कट रहा है, 3 6 18 और 3 चौक 12। लेकिन क्वेश्चन ही नया बनाया है, तो जिसने ये बनाया उसने इतना दिमाग लगाया नहीं कि रेशो का मतलब होता है आपस में प्राइम फैक्टर्स हो, को प्राइम फैक्टर्स हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, ऑन ए जर्नी अक्रॉस कलकत्ता ए टैक्सी एवरेज 48 किलोमीटर पर आवर फॉर 50% ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि 50% का मतलब हो गया 1/2 ऑफ हिज डिस्टेंस। फिर उसने कहा 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 40% होगा, ये 5 नहीं होगा, 40% ऑफ हिज डिस्टेंस, और 20 किलोमीटर पर आवर फॉर द रिमेनिंग। 40% का मतलब हो गया 2/5, ठीक है, और 20 किलोमीटर फॉर रिमेनिंग। इस तरीके का क्वेश्चन हम पहले ही फ्रेम कर चुके हैं, तो सीधा सीधा लिख देते हैं कि 1/2 डिस्टेंस जो है वो उसने 48 किलोमीटर से ट्रेवल करा, फिर उसने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करा, कितना डिस्टेंस जी, 2/5 डिस्टेंस 40 की स्पीड से, और रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, ये हम दिया हुआ है, हमसे एवरेज स्पीड पूछी हुई है। एवरेज स्पीड के लिए मेरे को क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए। अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास क्या है, एक बस रेशो दिया हुआ है और एक स्पीड दी हुई है। तो एवरेज स्पीड के लिए सबसे पहले तो मेरे को डिस्टेंस ही पता होना चाहिए। मैंने बोला डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, मैंने बोला ये डिस्टेंस का जो रेशो दिया हुआ है इसका एलसीएम ले लो। इसका अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो इसका एलसीएम बनता है जी 10। अब क्योंकि 10 कटने में थोड़ा भारी पड़ेगा, ये कितना है, अगर मैं इनका भी वो ले लूं, क्या ले लूं, क्या ले लूं, क्या ले लूं, इनका मैं वो ले लूं, रेशो ले लूं। अगर मैं रेशो लेता हूं इनका, तो 4 पंजे, यहाँ नीचे लिख लेते हैं, ये थोड़ा सा दिमाग में कर लेना, 4 पंजे 20, और 4 ढाई 40, और 4 एकम 4, और 4 दूनी 8, 12:10:5 आ जाएगा। इनका अगर मैं एलसीएम लूं तो क्या आता है, 12:10:5 का एलसीएम आएगा हमारा 12 पंजे 60। मैं इसमें 60 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि मैं एलसीएम ले लेता हूँ 600। अब क्या है, कटने में आसानी होगी बस इसे, और कुछ नहीं है। 1/2 डिस्टेंस यानी कि 300 किलोमीटर की अगर मैं बात करूं, 600 का 300 किलोमीटर, तो 48 से काटूंगा तो ये तो डिस्टेंस हो गया, ये स्पीड हो गई, तो टाइम कितना निकलेगा, 48 से काटने के बाद 4 सत्ते 28, नहीं कटेगा पूरा, अब भी नहीं कट रहा, अब भी नहीं कट रहा है ये, कोई बात नहीं, नॉर्मली ले लेते हैं। 300 अपॉन में 48, यानी कि 6 से काटेंगे तो 6 पंजे 30 50, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, और ये आ गया जी 25/4 आवर्स। 40 से अगर काटूंगा 2/5 डिस्टेंस, 600 का 2/5 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, और 6 दूनी 12 दूनी 24, यानी कि 240 किलोमीटर्स। 240 अगर 40 से चलेगा तो कितने घंटे लगेंगे, 4 6 24, यानी कि 6 आवर्स। रिमेनिंग कितना बचा, 300 यहाँ चल दिया, 240 यहाँ चल दिया, तो बाकी 600 में से कितना बचा, 540 तो चल लिया है, तो 60 किलोमीटर, तो 3 आवर्स यहाँ लगेंगे। अगर मैं टोटल टाइम की बात करूं, टोटल टाइम की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, 25/4 प्लस में 6 प्लस में 3, यानी कि टोटल कितना आ गया, 4 चौक 24 और 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 6 5 11 का 1 लगा 1 हासिल, 3 3 6, 61/4 आवर्स, 61/4 आवर्स, और टोटल डिस्टेंस कितना है 600। तो मैं क्या निकाल सकता हूं, तो मैं एवरेज स्पीड निकाल सकता हूं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना 600, टोटल टाइम कितना 61, और ऊपर 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी रिवर्स में, यानी कि अप्रोक्स में कहीं कुछ आएगा। अप्रोक्स में कहीं कुछ आएगा का मतलब ये है
की अगर हम यहीं से देखें, क्योंकि देखो ऑप्शन ना काफी ठीक ठाक दूर है, इसका अप्रूव निकालने चलोगे तो बड़ी दिक्कत आएगी, एग्जैक्ट निकालना चलोगे तो बहुत दिक्कत आएगी। मैंने बोला ये हो जाएगा जी 6 चौक 2400 अपॉन में 61। मैंने बोला पहले टर्म तक ही कैलकुलेट कर लेता हूँ, 6 चौक 24 पे ज्यादा हो जाएगा तो 6 तिया पे चलेगा, 6 तिया पे चलेगा तो 3 वाला एक ही यहाँ पे ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर 3। इसके आगे अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो वो आप अपने आप कर सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन यहीं पे इसकी कैलकुलेशन जो है वो एंड हो जाती है। ये क्वेश्चन जो तो थोड़ा कैलकुलेटिव ज्यादा बनाता है, ये क्वेश्चन जो थोड़ा कैलकुलेटिव बनाता है, पर ऑप्शन में मार्जिन रखता है डीएसएसबी कि ऑप्शन से आप कर सको, लास्ट की कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाए आपकी। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, और इसी टाइप का क्वेश्चन जो था वो आपका डाउट का भी है, जो डाउट पूछा हुआ था ना क्वेश्चन नंबर, वो सॉरी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5, तो वो जो डाउट वाला क्वेश्चन है वो भी यही है, बिल्कुल सेम ही पैटर्न के क्वेश्चन है और कुछ उसमें वो नहीं अलग नहीं है, सेम पैटर्न के ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, अब मैं बताऊंगा कैसे सेम पैटर्न के, आपको लग रहा होगा ना उसमें डिस्टेंस दिया हुआ है इसमें डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, उसमें भी डिस्टेंस ऐसे ही दिया हुआ है जैसे इसमें दिया हुआ है, बस वो समझ की बात है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। पर्सन एक्स कैन कंप्लीट ए टास्क इन 15 डेज एंड द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एक्स एंड वाई इज 3:2। एक्स वाई जेड वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द टास्क इन 3 डेज। फिर उसने कहा इफ दे रिसीव्ड ए टोटल पेमेंट ऑफ ₹4500, व्हाट इज द पेमेंट ऑफ जेड। टोटल पेमेंट उनको मिली कितनी, टोटल पेमेंट मिली उन्हें 4500 की, जब 3 बंदों ने मिलकर काम करा। लेकिन मेरे को क्या दिया हुआ है, मेरे को दिया हुआ है एक्स जो है वो 15 दिन में कर सकता है और एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो उसको 3 दिन में निपटा सकते हैं। मैंने बोला इनका अगर मैं एलसीएम लूं तो इनका एलसीएम आता है जी 15, इनका एलसीएम 15 है तो एफिशिएंसी ऑफ एक्स की बात अगर मैं करूं तो उसकी 1 हो जाएगी और तीनों की मिला के 5 हो जाएगी। फिर मेरे को एक स्टेटमेंट दी है कि एफिशिएंसी ऑफ एक्स और वाई इनका रेशो जो है वो 3:2 है। अब यार ये तो पकड़ में नहीं आ रहा है, मैंने बोला अगर ये 3:2 है, 3:2 है लेकिन यहाँ पे तो एक ही निकल के आ रहा है ना, तो अगर मेरे को इसे 3 बनाना है, अगर मुझे इसे 3 बनाना है तो मुझे यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, सेम मुझे मल्टीप्लाई यहाँ भी करनी पड़ेगी और मुझे फिर सेम मल्टीप्लाई टोटल वर्क में भी करनी पड़ेगी। तो मैंने बोला टोटल वर्क को मैंने अगर 45 बना लिया तो एक्स की एफिशिएंसी जो है वो 3 निकल के आ गई और तीनों की एफिशिएंसी मिलके 15 निकल के आ गई। मैंने बोला यहाँ पे x 3 है तो y 2 है, यानी कि अगर इसमें मैं x की बात करूं तो x का काम अगर 3 है तो यहाँ पे y का काम जो है वो 2 है, तो बचा हुआ काम किसका होगा, बचा हुआ काम z का होगा। 3 और 2 5 तो ये हो गए, तो z का काम कितना हो गया जी 10, z का काम 10 हो गया। अब 15 काम करने के तीनों को कुल मिला के 4500 रुपए मिल रहे थे, तो z को कितने मिलेंगे, अब इसे आप टोटल वर्क से निकालो या वैसे निकालो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि तीनों ने ही काम करा है। 10 के कितने मिल जाएंगे, 10 के भैया 15 तिया 45 300, यानी कि 3000 रुपए जो है यहाँ पे जेड को मिल जाएंगे। एकदम कहानी के वे में ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा समाप्त। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा एक बार दोबारा दिखाना। हमने कुछ नहीं करा इस क्वेश्चन में, हमने कुछ नहीं करा, हमें यहाँ पे एक रेशो दिया हुआ था एक्स और वाई का, हमने बोला एक रेशो हमारा यहाँ से भी एक्स का तो आ रहा है, मेरे को दोनों जगह बस इक्वल करना था। यहाँ पे जो एक्स का रेशो एक्स का वर्क आ रहा है और यहाँ जो एक्स का वर्क है वो दोनों इक्वल करने थे। अगर मैं इसको इक्वल करने जाता तो मुझे यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ती और फिर मुझे टोटल वर्क में भी 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ती, 3 गुना करना पड़ता टोटल वर्क, तभी तो यहाँ पे एफिशिएंसी की 3 आती, 15 तिया 45, टोटल वर्क तो 45 हो गया ना, और 15 तिया 45 ऐसे। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बाकी अगर नहीं आता है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट ए डिस्काउंट ऑफ 28% ऑन द मार्केट प्राइस एंड अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 20%। दो चीजें दी हुई है मेरे को यहाँ पे, एक तो डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट देखते हैं, मेरे को याद आ जाना चाहिए कि डिस्काउंट जो कैलकुलेट होता है वो एमपी पे होता है, यानी कि मार्केट प्राइस पे होता है, जितना कि आपके बिस्कुट के पीछे रैपर पे लिखा होता है। अगर 10 रुपए लिखा हुआ है, कोई आपको 8 का बेच रहा है, यानी कि 2 रुपए का उस पर डिस्काउंट दिया है 10 में से, आप ये तो बोलते 10 में से 2 रुपए का तो भाई डिस्काउंट दे दिया। और जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हमारा सीपी पे कैलकुलेट होता है, जितने में वो व्यक्ति जो है वो खरीद के ला रहा होगा या मैं खरीद के ला रहा हूँ।
ठीक बात है। दो चीजें मेरे को दी हुई हैं और दोनों को बोला है उसने, क्योंकि एमपी पे डिस्काउंट जो कैलकुलेट करके जो प्राइस आता है वो भी एसपी आता है, सीपी पे प्रॉफिट ऐड करके जो आता है वो भी एसपी आता है, यानी कि यहाँ पे दो एसपी जो है वो सेम है। मैंने बोला एमपी अगर 100 था, या पूरा लिखवाने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए वैसे इसमें, कि मैं सीधा घटाता हूँ 100 में से, 100 एमपी होता है, 100 में से घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 72%। मैं बोलूंगा सीधा 72% ऑफ एमपी इज इक्वल टू प्रॉफिट, क्योंकि सीपी में ऐड होता है, तो 100 अगर सीपी होगा तो 120% ऑफ सीपी जो है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। जो कट सकता है उसे काट देते हैं, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 तिया 12 30, 30 से हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा जी 9। यानी कि मैं सीधा बोल सकता हूँ एमपी अपॉन में सीपी जो है इनका रेशो कितना आ जाएगा 15 और 9 का। फिर मेरे से क्वेश्चन कह रहा है यदि उसने वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचा होता, यानी कि वो 15 के 15 पे बेच देता, तो उसका लाभ परसेंट कितना होता। मैंने बोला अगर वो 15 पे बेच देता और 9 पे उसने लिया था, यानी कि उसका लाभ जो है वो 6 का हो जाता। किस पे हो जाता, सीपी 9 है तो सीपी पे ही होता प्रॉफिट, तो जब तक कि बोला ना जाए। परसेंट निकालने के लिए 100 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको काटेंगे 3 से जाएगा, यानी कि 300/3, और 300 बट्टे सॉरी 2 पे जाएगा ना 2, और 3 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 3 छिंग ऐसे चलता चला जाएगा, या फिर हम इसे बोल सकते हैं 66.67%। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल हैज इंक्रीज्ड बाय 31%, बाय व्हाट परसेंट should the family reduce the consumption of cooking oil so as not to increase the expenditure of the account। मतलब खर्चा नहीं बढ़ाना चाहती, कुल मिला के बात ये खर्चा नहीं बढ़ाना चाहती फैमिली अपना। क्यों नहीं बढ़ाना चाहती, क्योंकि कुकिंग प्राइस तो जो है वो ऑयल का जो प्राइस है वो तो 31% इंक्रीज हो गया। अब खर्चा नहीं बढ़ाने का मतलब ये है उसे कंजम्पशन में थोड़ी कमी करनी पड़ेगी, जिससे कि एक्सपेंडिचर जो है वो बैलेंस बना रहे। अब इस केस में क्या है कि एक्सपेंडिचर दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो प्राइस पे और एक कंजम्पशन पे। यानी कि इस क्वेश्चन में 3 एलिमेंट हैं, जिस तरीके से टीएसडी के टॉपिक में डिस्टेंस, टाइम और स्पीड होते हैं, इसमें भी 3 ही एलिमेंट है। मैंने बोला अब इसको हम रेशो मेथड से करते हैं, क्योंकि रेशो मेथड इसका बेस्ट है। ऑप्शन आप देख ही रहे हो कितने खतरनाक खतरनाक ऑप्शन है, तो अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते हैं, और वो लास्ट में देखेंगे जब कैलकुलेशन होगी। मैंने बोला प्राइस का क्या हो रहा है, अभी प्राइस जो है वो 100 से 131 हो रहा है। कंजम्पशन कह रहा है मुझे नहीं पता कंजम्पशन कितनी है कितनी नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि एक्सपेंडिचर जब लास्ट का प्रोडक्ट आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा लास्ट का, वो एक का एक ही बना रहना चाहिए। मैंने बोला एक का एक ही बना रहना चाहिए, उसके लिए तो भैया ये जो 100 है इसको उठा के हमें यहां रखना पड़ेगा, ये इस 100 को उठा के यहां रखना पड़ेगा, और इस 31 को उठा के यहां रखना पड़ेगा, तभी तो ये 13100 और ये 13100 आएगा, तभी तो एक और एक बन पाएगा। यानी कि हमें कुछ नहीं करना, हमें प्राइस को उल्टा करके रख देना है। ठीक है, ऐसे पहले जमाने में कराते थे, बस उल्टा करके रख दो, वो समझाते थे नहीं। ठीक है, यहाँ से जो रेशो है वो 1:1 हो जाएगा। बहुत पुराना क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कुछ नया है, पर पहले जो पुराने टीचर है ना वो बड़ा उल्टा कराते थे इसको। 131 और ये हो गया जी 100। ठीक है, कितना कम करा, मैंने बोला कितना कम करा, इसको तो मैं लाल पेन से लिखूंगा। 131 से 100 कर दिया, यानी कि 31 कम कर दिया। 31 कम कर दिया, कितने पे कम करा, शुरू में कंजम्पशन कितनी थी 131 थी, और मल्टीप्लाई बाय परसेंट निकालने के लिए 0, यानी कि 3100 डिवाइडेड बाय 131। कैसे हमें काटना चाहिए देखते हैं, 13 दूनी 26 पे काट देते हैं, कितना हो जाएगा जी 262। 262 से कितना बचेगा 38 प्लस 10 यानी कि 480। फिर 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 तिया 39, 23 पे तो चली जाएगी मान ली, 23 पे चली जाएगी। तो मैंने बोला दाई का जो अंक है सबका अलग है, सबका अलग है, सिर्फ यहाँ पे एक 3 है, यहाँ पे एक 3 है, यानी कि 23.66% जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद की कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल क्वेश्चन है,
क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का आपको रेशियो निकालना है और लाभ परसेंट निकाल देना है। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में हो गया। 2-3 क्वेश्चन अब आप होमवर्क में भी करिए। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? ए कार ओनर बाइज पेट्रोल 70, 80, 90 पर लीटर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स। 3 साल है, पहले साल में 70 खरीद रहा है, दूसरे साल में 80 रुपीज खरीद रहा है और तीसरे साल में 90 खरीद रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था वाला हाल है, भारत में भी ऐसी प्राइस बढ़ते ही चले गए। What approximately is the average cost of per liter of petrol if he spends 25200 each year? Give me a moment. ठीक है, तो क्वेश्चन ने कहा कि भाई 70 रुपए जब वो खरीद रहा था, 70 रुपए का पेट्रोल 70 रुपए लीटर, जब वो 80 रुपए लीटर खरीद रहा था और जब वो 90 रुपए लीटर खरीद रहा था, तो पैसे वो सेम खर्च कर रहा था। कितने सेम खर्च कर रहा था? 2500, यानी कि उसने जो है अपने एक्सपेंडिचर को नहीं बढ़ने दिया। 2500 और 2500, 1 लीटर का प्राइस ये है पर लीटर का, और टोटल खर्चा कर रहा है 25200। ठीक है, टू फाइव टू डबल जीरो जो है वो सेम खर्चा हर साल कर रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, ये तो पर लीटर का प्राइस हो गया, ये टोटल हो गया। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कंजम्पशन कितनी कर रहा है, ये भी तो निकाल सकता हूँ। ये तो प्राइस हो गया, ये एक्सपेंडिचर हो गया, तो कंजम्पशन निकाली जा सकती है। अगर मैं 70 से इसको डिवाइड करता हूँ तो 10 से 10 खत्म। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, कितना बच गया? 4, 7 6 42, यानी कि 360 लीटर। 360 लीटर यहाँ कंज्यूम कर लिया। 80 से करूंगा तो 80 से 10 खत्म, 8 से काटूंगा तो 8 तिया 24, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, 315 लीटर यहाँ कंज्यूम कर लिया। 90 के हिसाब से 9, 9 दूनी 18 और 9 अट्ठे 72, 280 लीटर्स यहाँ पे कंज्यूम कर लिया। यानी कि यहाँ पे 360, यहाँ पे 315, यहाँ पे 280 लीटर जो है इसने कंज्यूम कर लिया। अगर मैं टोटल कंजम्पशन की बात करूं, टोटल कंजम्पशन हमारी हो गई 5, 8 9 15 5 और 3 तिया 9, यानी कि 955 लीटर 3 साल में उसने कंज्यूम कर लिया। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो प्राइस 3 गुना हो जाएगा, 25200 का 3 गुना, यानी कि 0 0 3 दूनी 6, 5 तिया 15 का 5, एक हासिल, 3 दूनी 6 और एक 7, 75600 रुपीज उसने खर्च करे और 955 लीटर उसने जो है वो पेट्रोल खरीद लिया। अब मेरे से एवरेज पूछ रहा है, एवरेज क्या होगा? टोटल अपॉन में टोटल, टोटल कंजम्पशन अब सॉरी टोटल प्राइस, टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन में टोटल कंजम्पशन। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है जी? 75600। टोटल कंजम्पशन कितनी है? 955 लीटर। अब ये भी देखो अप्रोक्स में ही आएगा। अब यहाँ भी हमें यहाँ पे ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए इसको कट करना पड़ेगा। पहले तो 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10, या फिर 5 से सीधा काटते हैं। 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितना बच गया? 4 45, 5 नीम 45, 5 एकम 5 और 191 से तो पूरा ही काटना पड़ेगा, या 191 कटता है किसी से? मेरी याददाश्त में तो मेरे को ऐसा कोई नंबर याद नहीं आ रहा जो 191 को काट दे। 191 नहीं काट पाएगा मेरे हिसाब से, तो पूरा ही काटना पड़ेगा। 7 से 7 दूनी 14, 51 बच जाता है। 13 एकम 13, 6 बच जाता है, नहीं कटेगा, नहीं कट रहा मेरे हिसाब से, तो नहीं कट रहा। 191 से अगर मैं इसको डायरेक्ट काटता हूं तो 19 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 19 सत्ते पे तो चली जाएगी माननी, इतना तो पक्का है। तो 7 एकम 7, 9 सत्ते 63 का 3, 6 हासिल
और 7 एकम 7 और 6 दूनी 12 और 1 13, 1337 घटेंगे किसमें से, 1512 में से, तो ये आ जाएगा कितना हमारा, 3 और 2 5, और ये एक 0 बच जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 7, ये हमारा 4 बच जाएगा, तो ये हमारा एक आ जाएगा 175 और 0, 1750, यानी कि अगर मैं पंजे पे देखूं तो पंजे से तो ज्यादा चलेगी, क्योंकि सत्ते पे तो यहीं चल गई है, सत्ते पे 1337 आ रहे थे, 1750 करने हैं मुझे, तो भैया सत्ते से नीचे वाले जितने भी ऑप्शन है वो सब कट हो जाएंगे, यानी कि 7 से ऊपर वाला एक ही ऑप्शन हमारा यहाँ बच रहा है, ऑप्शन नंबर डी। मैं तो बस इतने में ही लगाया था, इससे ज्यादा मैं तो नहीं करता। 7916 रुपीज जो है इसका जो है एवरेज प्राइस आपका आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन को ही एलिमिनेट करना पड़ेगा, वरना वहां पे कैलकुलेशन लंबी पड़ेगी। अब मैं आपको कैलकुलेट कर करा के अपना आराम से यहाँ पे बोल भी सकता था, ऑप्शन ये लो, यहाँ से इसको काटेंगे तो आपका 79160 आंसर आ जाएगा। लेकिन यार देखो, जादू दिखाने में और एक्चुअल पेपर सोल्व करने में अंतर होता है। ठीक है, जादू दिखाने को तो मैं भी पहले ही कैलकुलेट करके आ जाऊं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को ऐसी बड़ी, लेकिन उसका कोई फायदा तुम्हें नहीं होने वाला। ठीक है, मैंने अब देखे हैं 2-4 DSSB के जो एग्जाम्स के टीचर वगैरह हैं, वो क्या करते हैं ना, वो पहले प्री कैलकुलेटिव, मैं भी करके आता हूँ, ऐसा नहीं है मैं पेपर पहले सोल्व नहीं करता, पहले बिल्कुल नहीं देखता। हाँ, जो कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन है मैं उनको एक बार ट्राई मार लेता हूँ कि ठीक है ऐसे है, लेकिन अप्रोच वही बताई जाए ना जो एग्जाम में अप्रोच लग पाए। अब कोई ये देख के कि भैया ये तो यहाँ पे 191 से सीधा काट के 7916 लिया है, कैलकुलेशन कितनी अच्छी है, क्या करना उसका, कुछ भी नहीं करना। देखा है ना मैंने एक दो को, मैं तभी बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। मैं वैसे कुछ कहता नहीं हूँ किसी को कभी भी। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा था, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 1440 if 6% of one number is 10% of other number, find the two numbers। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, और 2-3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में आएंगे ही आएंगे, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क में है। ऑप्शन यहाँ पे 4 दिए हुए हैं, आंसर आप नीचे मार्क कर सकते हैं, बाकी आप लोगों की इच्छा है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है जी, एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। क्वेश्चन कह रहा है, इन ए लाइब्रेरी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बुक्स टू द नॉन स्टोरी बुक्स टू स्टोरी बुक्स होगा ना। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज में गड़बड़ है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ी सी गड़बड़ है। टू स्टोरी बुक्स टू नॉन स्टोरी बुक्स होगा ये, टू स्टोरी बुक्स टू नॉन स्टोरी बुक्स ऐसा होगा। हाँ, क्योंकि दोनों नॉन स्टोरी कैसे हो सकती हैं। एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स इज 1325। ये इसको मिटा दो। हिंदी में एक पुस्तकालय में कहानी की पुस्तकों की संख्या गैर कहानी पुस्तकों की संख्या से, ये यहाँ पे ये लाइन एक्स्ट्रा है, संख्या से, ये थोड़ी लाइन ही एक्स्ट्रा हुई शायद। द रेशियो ऑफ स्टोरी बुक्स टू ये इसको ना, ये लाइन ही एक्स्ट्रा टाइप हो गई शायद, ये यहाँ ये इसको काट दो, ये लाइन ही एक्स्ट्रा। आई होप अब ठीक है क्वेश्चन। In a library, the ratio of number of books to that of non-story books is 5:7। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ स्टोरी और नॉन स्टोरी वाली जो बुक्स हैं उनका रेशियो कितना है, 5:7। फिर क्वेश्चन ने मेरे को कहा कहानी की पुस्तकों की कुल संख्या 1325 है, 1325 है। फिर उसने कहा जब कुछ और कहानियों की पुस्तकें खरीदी जाती है तो अनुपात 8:5 हो जाता है। कुछ और कहानियों की पुस्तक खरीदने के बाद रेशियो कितना हो जाता है जी, 8:5। पहले रेशो के हिसाब से जब वो कह रहा है तो वो कह रहा है कि कहानियों की पुस्तक जो है वो 1325 है। मैंने बोला 5 की वैल्यू 1325 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 दूनी 10, कितना बचा 3, 5 छिंग 30 और 55 25, 1 की वैल्यू 265 हो गई। अगर 1 की वैल्यू 265 है तो मैं ये कह सकता हूँ कि नॉन स्टोरी बुक्स कितनी हो जाएंगी, ये भी 265 टाइम्स हो जाएंगी, 265 टाइम्स हो जाएंगी। तो ये हमारा हो जाएगा, ये इसको ऐसे लिख लेते हैं 7 मल्टीप्लाई में 265, क्योंकि आपस में अभी आगे जाके ना कटेंगे। ठीक है, मैंने बोला नॉन स्टोरी बुक्स जो है वो इतनी है। अगली बार क्या हुआ, अगली बार ऐड करी गई क्या, स्टोरी बुक्स।
अब ये तो सेम है, नॉन स्टोरी वाली बुक्स तो सेम है। सेकंड वाली कंडीशन में जो नॉन स्टोरी वाली बुक्स हैं वो सेम होंगी पहली वाली कंडीशन के हिसाब से, यानी कि 7 की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी 5 की वैल्यू कितनी होगी, 7 मल्टीप्लाई में 265, 7 मल्टीप्लाई में 265 इसकी वैल्यू होगी। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं ये इसका कितने टाइम्स है, ये इसका कितने टाइम्स है 5, यानी कि 7 मल्टीप्लाई में 5 पचम 25 और 5 दिया 15, 7 मल्टीप्लाई में 53 टाइम्स है, 7 मल्टीप्लाई में 53 टाइम्स है। तो अगर मैं इतने ही टाइम्स इसको कर दूं, 7 मल्टीप्लाई में 53 टाइम्स इसको भी कर दूं, तो मेरी यहाँ पे स्टोरी बुक्स आ जाएंगी टोटल। यहाँ पे मेरी स्टोरी बुक्स जो आ जाएंगी वो कितनी आ जाएंगी, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 53। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ तक अभी तो कोई जरूरत नहीं थी, अब जरूरत पड़ेगी। 8 सत्ते 56 मल्टीप्लाई में 53 और 56 से हो जाएगा जी 200 2300 प्लस में 36 18 का 8 एक हासिल 5 15 और एक 16, ये हो जाएगा हमारा 2468 बुक्स जो हैं वो हमारी स्टोरी हो जाएंगी। अब 2468 बुक हमारी स्टोरी हो जाएंगी। मैंने बोला 2468 ही होंगी ना, 56 56 ही है ना, 8 सत्ते 56 और 56 कितना होता है, 23 दूनी 46 होता है, 29 हो गए, 29 होगा 28, 28 दूनी 56 होगा ना, तो ये आएगा हमारा 2968। अब 2968 हमारी स्टोरी बुक्स हो गई। इनिशियली कितनी थी, इनिशियली 1325 थी। मेरे से पूछा है कि जो ऐड करी गई पुस्तकें हैं वो कितनी है, शुरू में 1325 ही थी, अब जो है वो 2968 है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 2968 माइनस में 1325 जो है, इससे जो रिजल्ट आएगा वो उतनी ही बुक ऐड करी गई होंगी। मैंने बोला इकाई का अंक आएगा 3, इकाई का अंक मेरे को एक में 3 दिख रहा है, बाकियों में तो 3 दिख भी नहीं रहा, तो मैं तो प्लस माइनस भी क्वेश्चन में आगे नहीं कर रहा हूं। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना, 1643 बुक्स। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। हमने कुछ नहीं करा, हमने रेशियो को बैलेंस करा है। जो यहाँ पे रेशियो था, क्योंकि यहाँ पे स्टोरी बुक्स ऐड करी गई थी तो नॉन स्टोरी बुक्स जो है वो सेम होंगी। नॉन स्टोरी बुक्स सेम होंगी तो यहाँ से मेरे को पता चल जाएगा यहाँ पे कितना मल्टीपल है। उसी मल्टीपल को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं कि यहाँ पे स्टोरी बुक्स टोटल कितनी होंगी। यहाँ पे स्टोरी बुक्स टोटल कितनी होंगी वो जब मेरा निकल के आ जाएगा, तो मैंने बोला शुरू में इतनी थी, अगली बार इतनी हो गई जोड़ने के बाद, तो कितनी ऐड करी गई 2968 माइनस 1325 और 1643 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है रोहन इज ट्रेवलिंग ऑन his cycle and has calculated to reach a point at point A, A कैपिटल होना चाहिए, A at 2 PM। अब उसने, रोहन जो है वो साइकिल से ट्रेवल करता है, उसने कैलकुलेट करा कि एक पॉइंट पे मैं 2 बजे पहुंच जाऊंगा। मैंने बोला ये चलो ये ट्रेवल कर रहा था, उसने कैलकुलेट करा था कि मैं 2 PM पे जो है वो यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। यदि वह सॉरी इफ ही ट्रेवल्स एट 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड, अगर वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है, ही विल रीच देयर एट 12 नून। सॉरी ये सेकंड कंडीशन है, पहली कंडीशन में हमें स्पीड नहीं पता, दूसरी वाली कंडीशन में उसने कहा कि अगर वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता तो वो उसी पॉइंट पे कितने बजे पहुंच जाता, 12 बजे पहुंच जाता, 12 PM पे, ठीक है, यानी कि 2 घंटे पहले पहुंच जाता। फिर उसने कहा अगर वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता, अगर वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता, नहीं 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 नहीं, ये हिंदी इंग्लिश में गड़बड़ हो रहा है मामला, दोनों लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ ना तो उसमें गड़बड़ हो जाता है, एक ही पढ़ता हूँ, क्योंकि पहली वाली कंडीशन 2 वाली थी, दूसरी वाली कंडीशन जो थी वो किस वाली थी, 2। पहली वाली कंडीशन में उसने कहा है कि 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो चलेगा, आवर की स्पीड से अगर वो चलेगा तो वो 2 बजे पहुंच जाएगा 2 PM पे। अगर वो 18 की स्पीड से चलेगा, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो वो कितने बजे पहुंच जाएगा, तो वो सेम पॉइंट पे 12 बजे पहुंच जाएगा, 12 PM पे। फिर उसने कहा कि 1 बजे पहुंचने के लिए उससे किस गति से यात्रा करनी होगी।
मैंने बोला अगर मैं यहाँ पे स्पीड देखूं तो स्पीड जो है वो 12 और 18 है और डिस्टेंस जो है वो सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर स्पीड का रेशो 6 दूनी 12 और 6 18 है तो टाइम का रेशो 3:2 होगा। 3:2 होगा। अगर टाइम का रेशो 3:2 होगा तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो एक की वैल्यू है यही टाइम का अंतर होगा। टाइम का अंतर कितना है? टाइम का अंतर 2 आवर्स है। मैंने बोला एक की वैल्यू अगर 2 आवर्स है तो मैं यहां से ये कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं मैं यहां से, कि इस 3 की वैल्यू 6 आवर्स होगी, इस 2 की वैल्यू कितनी होगी? 12 दूनी सॉरी 2 दूनी 4 आवर्स, 4 आवर्स होगी। अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है और 6 घंटे ले रहा है तो 12 6 48 किलोमीटर की दूरी होगी। 48 किलोमीटर की दूरी होगी और उसे 1 बजे पहुंचना है। यहाँ पे क्या पहुंच रहा था? यहाँ पे 12 बजे पहुंच रहा था। इस कंडीशन पे 12 वाली कंडीशन पे कहां पहुंच रहा था? 2 बजे सॉरी। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ 1 घंटा कम ही तो करना है। 6 घंटे की जगह 5 घंटे ट्रेवल करा देते हैं। 5 घंटे में 48 किलोमीटर अगर उसे ट्रेवल करना है तो 5 × 45 और 5 × 30 यानी कि 9.6 आवर्स आना चाहिए। बारह चौक 48 होते हैं, 12 × 72 होते हैं। तो 10 से ऊपर क्वेश्चन जाते हैं ना फिर दिमाग का काम करना ना कम कर देता है, क्योंकि क्वेश्चन कराना अलग चीज है पर बोल बोल के कराना उसमें थोड़ी सी ना माइंड को थकान हो जाती। ये 12 × 48 किलोमीटर, 48 नहीं 72 किलोमीटर होगा। 72 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। कितना टाइम चाहिए? 1 घंटा कम चाहिए यानी कि 5 आवर्स। 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 चौक 20 यानी कि 14.4 किलोमीटर पर आवर जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? ए हॉर्स इज टेंथर्ड to one corner of a rectangular grassy field 68 meters by 38 meters with a rope of 28 meters। ये क्वेश्चन 10th क्लास की सीबीएसई का क्वेश्चन है। अब जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो ना, अगर ये क्वेश्चन करके बताओ, ठीक है, ये 10th क्लास की एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। डिक्टो एग्जैक्ट तो मैं नहीं कहूंगा, मेरे को नहीं याद कि डायमेंशन सेम है या नहीं है, पर उसमें तो चित्र भी बना हुआ है। ऐसे एक फील्ड बना हुआ है, मेरे को आज तक याद है। एक ऐसे फील्ड बना हुआ है, एक इस तरफ घोड़ा दिया हुआ है, उसकी रोप ऐसे गिरा रखी है, यहाँ पे घोड़ा बना रखा था और यहाँ पे इस फील्ड को ऐसे करके मार्क करा हुआ था। ठीक है, बता देता हूँ फिर भी, क्योंकि स्क्वायर फील्ड है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्योंकि हमें क्षेत्रफल निकालना है तो ये जो है एक सेक्टर बन जाएगा। सेक्टर यानी कि वर्गखंड बन जाएगा, वृत्तखंड बन जाएगा, हाँ वृत्तखंड बन जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप अपने हिसाब से निकालोगे, आंसर मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। और बता देता हूं इस 68 मीटर और 38 मीटर का कोई मैटर ही नहीं है। ये आपका होमवर्क में हो गया, 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में हो गया क्वेश्चन नंबर 15 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी आता है ये क्वेश्चन और डाउट में ही रह जाता है, कभी कभी आता है और डाउट में रह जाता है। 5 व्यक्ति क्यूबिकल रूम में रह सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति 25 मीटर क्यूब हवा की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति को कितनी हवा चाहिए? 25 मीटर क्यूब। घन की भुजा बताओ। अब क्यूबिकल रूम है, उसके अंदर कुछ हवा है और एक बंदे को कितनी चाहिए? 25 मीटर क्यूब चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ रूम की अगर मैं बात करूं, इस वाले टाइप के क्वेश्चंस में वॉल्यूम ऑफ रूम की बात अगर हम करें तो वो इक्वल हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पीपल्स मल्टीप्लाई में पर पर्सन नीड्स एयर। 25 मीटर क्यूब जो है पर पर्सन को एयर चाहिए, यानी कि उसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 125 मीटर क्यूब। क्योंकि घन की भुजा मेरे से पूछी है, यानी कि अगर मैं घन के उसमें देखूं तो साइड की क्यूब इज इक्वल टू 125 मीटर की क्यूब हो गई। तो साइड कितने के इक्वल हो गई? 5 मीटर की इक्वल हो गई। अब ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन जब बनता है, वो एसएससी वगैरह में, रेलवे वगैरह में आता रहता है, तब वो थोड़ा सा चकरा देता है, इसलिए मैंने ये डाला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17। ओहो एक क्वेश्चन बढ़ गया, 16 2 बार आ गए। कोई बात नहीं, अगला तो वैसे ही सिंपल सा क्वेश्चन है।
टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 35% एंड 20% रेस्पेक्टिवली ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। जब तक बोला ना जाए तब तक डिस्काउंट मार्केट प्राइस पे होता है, ठीक है। कभी कभी बोल देता है, वैसे मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट ही बोलता है। प्रॉफिट लॉस को एसपी पे भी बोल देता है या मार्केट प्राइस पे ही बोल देता है। डिस्काउंट तो एमपी पे ही बोला जाता है। मैंने आज तक क्वेश्चन नहीं देखा कि वो सेलिंग प्राइस पर डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ। अंकित मूल्य पर 35 और 20% की दो क्रमागत छूट 1620 रुपए की एकल छूट के बराबर है। क्या इस क्वेश्चन को हम 1 सेकंड में 10 सेकंड में निपटा सकते हैं? मैंने बोला बिल्कुल निपटा सकते हैं, बस हमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, x प्लस वाई, क्योंकि डिस्काउंट का केस है, माइनस में x इंटू वाई अपॉन 100। मैंने बोला यहाँ पे अगर मैं रखूंगा तो ये हमारा आ जाएगा 55%, माइनस में 55%, अंदर से 20 पंजे 100 और 5 सत्ते 35, माइनस में 7, यानी कि कितना डिस्काउंट आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 48% का डिस्काउंट। मैंने बोला सीधा मैं उठा के 48% को रखूंगा किसके बराबर? 1620। वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि 100% की वैल्यू पूछी है, उठा के रख देंगे। 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16 पे तो चली जाएगी माननी ज्यादा, तो हम इसको कर ही लेते हैं। 1620 बट्टे में 48 मल्टीप्लाई में 100, 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर किससे काट लेंगे? 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 4 से काटेंगे तो 25, यानी कि 135 मल्टीप्लाई में 25, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 यानी कि 2700 तो एक आ गया, 2701 और उसका आधा 1, 2700 से प्लस जो आंसर होगा वो हमारा राइट आंसर होगा और इकाई का अंक आएगा 5। 2700 से प्लस आंसर आएगा, ये तो कम है, ये हटा दो। 2700 से प्लस आंसर आएगा लेकिन इकाई का अंक 5 होगा, ये हटा दो। 2700 से प्लस आंसर आएगा लेकिन इकाई का अंक 5 होगा, तो ये भी हटा दो। 3375 हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। मेरे को गुणा करने की भी ऑप्शन देखने के बाद जरूरत नहीं पड़ी। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 126√3, फाइंड इट्स हाइट। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इतना है, क्या बात कर रहे हो? पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कुछ नहीं होता, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं जो है वो बराबर हो, तीनों भुजाएं बराबर हो। अगर मैं इसको x बोल रहा हूँ या a बोल रहा हूँ या z बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर इसमें इसके पेरीमीटर की बात करूं तो वो कुछ नहीं, 3 मल्टीप्लाई x हो जाएगा। ये इक्वल दिया है मेरे को 126√3 के, तो यहां से मैं x यानी कि साइड की वैल्यू निकाल सकता हूँ। x इज इक्वल टू 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 42√3 के। मेरे से क्या पूछा? मेरे से हाइट पूछी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो होती है a√3/2, a√3/2, ठीक है। तो अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट कितनी हो जाएगी? a, यानी कि यहाँ पे जो x मैंने माना है, या इसको a ही बोल दो, कंफ्यूज हो जाएंगे ना। a मैं कुछ भी मान लेता हूँ, मेरा कोई सिस्टमैटिक नहीं है, मैं इसको a ही मानूंगा, x ही मानूंगा। तो a कितना हो गया हमारा जी? 42√3 और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी √3 की, तो √3 से √3 कैंसिल होकर 3 बाहर आ जाएगा। 2 से इसको काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो हाइट इज इक्वल टू 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 यानी कि 63 सेंटीमीटर जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। यदि कोई व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो 15 किलोमीटर अधिक चल लेता है। क्वेश्चन को पढ़ते हुए मैंने बोला भैया अगर 8 की स्पीड से चल रहा है, 10 की स्पीड से चल रहा है, तो उनके बीच में 2 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है। लेकिन इसने कितना बोला अंतर? इसने बोला 15 किलोमीटर अंतर है। यानी कि अगर मैं बोलूं 2 किलोमीटर प्रति घंटा, वो दूर होते चले जाते हैं, तो 15 किलोमीटर कितनी देर में दूर हो जाएंगे? 15 किलोमीटर कितनी देर में दूर हो जाएंगे? तो मैं बोलूंगा 7.5 घंटे में जो है ये अपने 15 किलोमीटर दूर हो जाएंगे। तो उसने पूछा वास्तविक दूरी क्या होगी? वास्तविक दूरी यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है और 7.5 घंटे की बात कर रहे हैं हम। 7.5 घंटे की बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 8 सत्ते 56, 56 प्लस में 4 यानी कि 60 किलोमीटर जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैलरी अमंग ऑल मैन एंड वुमेन 8:5। पिछली वाली क्लास में ये क्वेश्चन था, सेम ही क्वेश्चन था, आंसर भी मेरे हिसाब से 56:15 आ रहा था। तो इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में रखें, कमेंट सेक्शन ओपन है, 4 क्वेश्चन आज के हो चुके हैं, कमेंट कर दिया करो। कमेंट सेक्शन तो ओपन है, लाइक वाइक तो नहीं मांगता, आंसर तो बता दिया करो कम से कम। 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक डाउट का रहता है बस। A can do a piece of work in 12 hours, B and C can together do a work in 10 hours, while A and C together can do it in 6 hours. How much time will B alone take to do it? अब कितना समय सिर्फ B लेगा। मेरे से पहली वाली कंडीशन में बोला कि A जो है वो 12 घंटे लेता है, सेकेंड वाली कंडीशन में बोला जी B प्लस C जो है उसको 10 घंटे में कर सकते हैं। फिर तीसरी वाली कंडीशन में मेरे को बोला कि A प्लस C जो है वो इसको 6 घंटे में ही निपटा देंगे। मैंने बोला ठीक है, 3 कंडीशन है, तीनों के हिसाब से अगर मैं टोटल वर्क निकालना चाहूं तो इनका एलसीएम हो जाएगा जी 60। तो A जो है वो अकेला 5 काम कर रहा होगा, ये इनका वर्क हो गया, ये इनका टाइम हो गया, टोटल वर्क हो गया। 10 के हिसाब से देखूं तो B प्लस C 6 कर रहे होंगे, और 6 के हिसाब से देखूं तो A प्लस C जो है वो 10 काम कर रहे होंगे। मेरे को यहाँ से दिख रहा है, मेरे को यहाँ से क्या दिख रहा है कि A जो है वो 5 काम कर रहा है और A यहाँ पे भी है, तो A यहाँ पे 5 काम कर रहा होगा तो C भी अपने आप में 5 ही काम कर रहा होगा। तो यहाँ से मेरे को A और C की एफिशिएंसी पता चल गई। अगर मेरे को C की एफिशिएंसी पता चल गई तो मैं बोलूंगा यहाँ पे अगर C 5 काम कर रहा है और टोटल काम कितना हो रहा है 6, तो मैं यहाँ से बोलूंगा B जो है वो 1 काम कर रहा होगा। अगर B एक दिन में 1 काम कर रहा है तो 60 काम को करने में, टोटल वर्क को करने में कितना टाइम लगाएगा? 60 डेज या 60 आवर्स ही लगाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 20। और इसके बाद आपकी क्लास खत्म होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर अंत तक बने हुए हैं। और अगर अंत तक बने हुए हैं तो जितने भी क्वेश्चन होमवर्क में दिए हुए हैं कृपया उन्हें ट्राई कीजिए, और हो सके तो एक कमेंट डाल के हमें भी सूचित कीजिए कि आपने क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद हम चलते हैं डाउट वाले क्वेश्चन के ऊपर। इसकी पीडीएफ आपको क्लास खत्म होने के बाद, जैसे ही क्लास अपलोड होती है उसके बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाती है, उसमें बताने वाली कोई बात है ही नहीं। बाकी आप लोगों से मुलाकात क्या होगी, अभी तो डाउट वाले क्वेश्चन पे चल रहा है। ये राजी डाउट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। मेरे को यहाँ पे टीएसडी वाला जो क्वेश्चन है ये डाउट में पूछा था किसी ने। एक कार कवर्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, A car covers 4 successive 8 kilometer distance at speed of 10 kilometer per hour, 20 kilometer per hour, 40 kilometer per hour and 60 kilometer per hour respectively। ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं, तो मैं ऑप्शंस की सहायता लास्ट में कैलकुलेशन में लूंगा, क्योंकि वैसे करूंगा तो पॉइंट निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने बोला डिस्टेंस है भैया, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है और ये भी 8 है। स्पीड की अगर मैं बात करूं तो 10 है, 20 है, 30 है, और सॉरी 10 20 30 का बोल दिया मैंने, 10 है, 20 है, 40 है और 60 है, 40 है और 60 है। मैंने बोला मेरे पास क्या क्या मिल गया, मेरे को यहाँ पे डिस्टेंस मिल गया, मेरे को यहाँ पे स्पीड मिल गई, मेरे को यहाँ पे टाइम निकालना है, क्योंकि मेरे को एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड जो इक्वल होती है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम की होगी। मैंने बोला डिस्टेंस से तो देखो कोई मतलब है नहीं, डिस्टेंस तो अगर मैं रेशो भी देखूं ना डिस्टेंस का तो 1:1:1 है, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि डिस्टेंस तो सेम रेशो में, डिस्टेंस तो सेम रेशो में, तो डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं कुछ भी मान लूं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला डिस्टेंस में ऐसा मान लेता हूं जो इनसे कट जाए, इनसे कट हो जाए, इस क्वेश्चन को करने के लिए इनसे कट हो जाए। अगर मैं इनका एलसीएम लूं 60 40 20 और 10 का, तो मैं बोलूंगा 6 60 तो नहीं होगा एलसीएम, 120 हो सकता है। अगर मैं सारे ही डिस्टेंस को 8 की जगह 120 मान लूं तो क्या ही बुराई है, रेशो तो अब भी एक ही रहा 120, और इसको भी 120, ठीक बात है। मैंने बोला 120 को 10 की स्पीड से चलाएंगे तो 12 घंटे लगेंगे टाइम, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन में टाइम कट हो जाएगा, स्पीड से कट करेंगे तो 6 आवर्स यहाँ पे लग जाएंगे।
यहाँ पे 3 आवर्स लग जाएंगे और यहाँ पे कितने लग जाएंगे 2 आवर्स लग जाएंगे। मैंने बोला टोटल टाइम कितना लगेगा 12 + 6 18, 18 और 3 18 और 3 21 और 2 23 आवर्स लग जाएंगे। और डिस्टेंस की बात करूं टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई में 4 यानी कि 480 किलोमीटर्स हो जाएगा। इस 8 को भूल जाओ। तो अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं तो एवरेज स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी 480 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय 23 से कट करेंगे तो 23 दूनी 46 पे तो चली जाएगी माननी, 23 दूनी 46 पे चली जाएगी, कितना बचेगा 2 और 0, कटेगा कुछ नहीं तो यहाँ पे 0 ही आएगी। 20 पॉइंट समथिंग जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हमारा जो है यहाँ पे कट हो जाएगा। लेकिन इसी केस में अगर मैं आपको बता दूं, अगर इसी केस में जो डिस्टेंस है वो 8 होता, ये 15 होता, ये 18 होता, मतलब कुछ भी हो सकता है, अगर डिफरेंट होते तो हम ये वाला जो सिनेरियो है इसको अप्लाई नहीं कर पाते, इस वाले तरीके को हम अप्लाई नहीं कर पाते कि डिस्टेंस तो सेम है तो इनका वो ले लो एलसीएम ले लो, स्पीड का एलसीएम ले लो, उससे कट कर लो, तब हम वाला काम जो है वो नहीं कर पाते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद वो सॉरी आपके डाउट के साथ ही ये क्लास का आपका अंत होता है। अब हम मिलेंगे अगली प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।